नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज से आपके लिए एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की खबर। और मध्य प्रदेश की खबर नाम की सीरीज में हम एमपी से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। इन इंपॉर्टेंट वीडियोस में कुछ जरूरी, कुछ खास टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा। ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है और जिन्हें हम कई बार पढ़ते वक्त नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसी चीजें जो जरूरी हैं और नजरअंदाज हो रही हैं, हम अपने इग्नोरेंस वाले जोन में उसको डाल रहे हैं, वो सब ना हो उसके लिए हमारा ये प्रयास आपके लिए आज से शुरू हो रहा है। आज का टॉपिक जो इस सीरीज में होने वाला है, पहला टॉपिक इस सीरीज का जो होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट एंशिएंट साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख प्राचीन कालीन स्थल हैं हम उनकी बात करेंगे और यहां आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या जरूरी क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। पर मैं कुछ भी शुरू करूं, यहां एक बात आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि यदि किसी भी टॉपिक में कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु, कोई भी जरूरी चीज यदि छूट रही है, शामिल नहीं हो पाई है, तो आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है अगले टॉपिक का। हो सकता है वो चीज़, वो वाला सेक्शन किसी दूसरे टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हों। जैसे आज का टॉपिक है एंशिएंट साइट्स, ठीक है? अब कुछ साइट्स ऐसी हैं जो मैं आज कवर कर दूँगा, पर कुछ साइट ऐसी हैं हो सकता है मैंने दूसरे टॉपिक के लिए छोड़ रखी होंगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस सीरीज़ में पूरी चीज़ें कवर अप नहीं हो रही, ठीक है? जैसे आगे हम आपके लिए एक एपिसोड लाने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब कुछ साइट्स हो सकता है मैंने उसके लिए छोड़ रखी हूँ कि जब हम इंपॉर्टेंट टेम्पल बताएंगे तो वहां की जो साइट है, वहां का जो प्लेस है, इसके बारे में तभी बता देंगे। एक लेक्चर हम आपके लिए लेके आने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, सारे राजवंशों की वहां चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कुछ साइट्स को मैंने उसके लिए छोड़ रखा हो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना है और पूरी सीरीज़ से आपको जुड़े रहना है, ताकि यदि कोई चीज़ें अधूरी भी हों, तो वो अगले टॉपिक में कवर अप हों और आप तक पहुँच जाएँ मेनली। और यहाँ हम पूरे उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे जिनसे क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा मैंने कहा, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राचीन स्थल। एंशिएंट साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। साथियों, प्राचीन स्थल को हम दो हिस्सों में बांट के देखेंगे। पहला हिस्सा हमारा रहेगा पाषाण काल से मतलब स्टोन एज का। साथियों, यहां दूसरा टॉपिक, हमारा दूसरा सेक्शन होने वाला है ताम्र पाषाण काल। ठीक है? तो स्टोन एज से संबंधित कौन-कौन से प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में और वहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको देखेंगे। और ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज से संबंधित क्या प्लेसेस हैं और वहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों पे चर्चा करेंगे। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं नंबर 1, इसको नाम दे दे रहा हूं नंबर 2। ठीक है? तो पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले पहली कैटेगरी को देखते हैं, पाषाण कालीन स्थल। पहली कैटेगरी हमारी है साथियों पाषाण कालीन। ठीक है? मतलब स्टोन एज वाला हम देख रहे हैं। चल, साथियों, पहली साइड स्टोन एज से रिलेटेड जो हम देखने जा रहे हैं वो है भीमबेटका। ठीक, ओके। साथियों, भीमबेटका से संबंधित जो जरूरी बिंदु, यहां से सीधे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। पहला बिंदु तो यह है कि भीमबेटका है कहां पर। ठीक है? भीमबेटका साथियों मध्य प्रदेश के रायसेन में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। रायसेन में है, कहां है? रायसेन में है। और रायसेन में भी एक प्लेस है ओबेदुल लगंज। ओबेदुल लगंज, ठीक है? ओबेदुल लगंज, ठीक। रायसेन जिले के अब्दुल लगंज में, कुछ लोग अब्दुल लगंज बोलते हैं, ओबेदुल लगंज भी बोलते हैं, बट आप देख के वहां समझ जाएंगे। ठीक है? वहां पर ये साइट अवेलेबल है। साथियों, इस साइट की खोज जो है 1958 में हुई थी। कई जगह 57 भी दिखेगा, कई जगह 57 58 दिखेगा, पर आपको 58 लगाना है। इस साइट की खोज 1958 में हुई थी, पर किसने की थी? बी एस बाकड़कर ने की थी। साथियों, आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि इसको खोजा किसने था, तो बाकड़कर साहब ने इसको खोजा था। एक बात ही हो गई। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको साथियों 2003 में, 2003 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है यूनेस्को की, उसमें शामिल किया गया है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि यूनेस्को वालों ने, ठीक है, यूनेस्को वालों ने इसे विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 2003 में। ठीक है?
वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे अपन बोलते हैं उसमें शामिल किया है। ठीक है, किसने? यूनेस्को। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा साथियों यदि हम बात करें कि इसका संबंध किससे है, तो आपने कैटेगरी देख ली है कि अपन पाषाण काल पढ़ रहे हैं, मतलब इसका संबंध स्टोन एज से। पर स्टोन एज में भी किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध दो स्टोन एज से है। इसकी बिल्कुल पहली जो साक्ष्य है, पहला एविडेंस जो है वो मिलता है आपको आपके मिडिल पैलियोलिथिक से। मिडिल पैलियोलिथिक मतलब मध्य पुरापाषाण। मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित माना जाता है। परंतु आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो, ये जो प्लेस है भीमबेटका, यहां जो शैलाश्रय हैं, मतलब जो रॉक पेंटिंग है, उसके लिए जाना जाता है। मतलब आदि मानव ने पत्थरों पर चित्र बनाए, पेंटिंग बनाई, उसके लिए जाना जाता है। तो उनकी जो पेंटिंग है वो अपर पैलियोलिथिक एज से संबंधित है। जी हाँ, यदि यहाँ पर जो रॉक शेल्टर में जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो चित्रकला यहां पर है किसकी? आदि मानव की, यदि मैं उसकी बात करूं दोस्तों, वो अपर पैलियोलिथिक एज से संबंधित, मतलब उच्च पुरापाषाण। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भीमबेटका से संबंधित यदि यदि कभी कोई प्रश्न बना तो इतने डायमेंशंस पे ही प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा कहां पर है, आप बोलेंगे रायसेन अब्दुल्लागंज में है। दूसरा बनेगा कि कब खोजा गया और किसके द्वारा खोजा गया, तो बीएस बाखड़कर नाम है पूरा उनका, और उन्होंने 1958 में इसको खोजा। तीसरा बनेगा कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, आप बोलेंगे 2003 में। और चौथा बनेगा कि ये किस काल से, किस टाइम पीरियड से संबंधित है, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज से संबंधित ये है। पर यहां की जो पेंटिंग्स हैं वो अपर पैलियोलिथिक एज, मतलब उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित। ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया भीमबेटका। अब यदि हम बात करें दोस्तों, दूसरा प्लेस इसी पाषाण काल से संबंधित मध्य प्रदेश का जो है वो है दोस्तों आपका आदमगढ़ ले लीजिए। ठीक है, आदमगढ़। यदि हम आदमगढ़ की बात करें दोस्तों, तो आदमगढ़, पहला वही क्वेश्चन कि कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ये है, होशंगाबाद। परंतु आप सभी जानते हो कि जो होशंगाबाद है उसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम हो गया है। तो यदि आप होशंगाबाद याद रख रहे हैं वो तो ठीक है, पर अब आपको नर्मदापुरम नाम याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नर्मदापुरम आएगा जो कि नया नाम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कब खोजा गया, तो दोस्तों 1964 में इसको खोजा गया। ठीक है, 1964 में इसको खोजा गया। दूसरी जरूरी बात यह है, किसने खोजा, तो जिस व्यक्ति ने खोजा उनका नाम है आर बी जोशी। किसने खोजा? आर बी जोशी। ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक, तीसरी जरूरी बात, किस चीज के लिए जाना जाता है और किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ये जो प्लेस है साथियों, ये पहला तो जाना जाता है आदि मानव का जो प्ले ग्राउंड कह लो, ठीक है, प्ले साइट्स कह लो, क्रीड़ा स्थली, उनकी स्पोर्ट्स साइट, खेल कूद की क्रिया यहां करते थे, उनके कुछ इस तरह के एविडेंसेस मिले हुए हैं। दूसरा यहां से पशुपालन, मतलब एनिमल हस्बेंड्री का भी एविडेंस मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आदिमानव की क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा स्थली इसको माना जाता है। ठीक है, जहां पर वो स्पोर्ट्स प्लेइंग एक्टिविटी करते थे। अच्छा, दूसरा आदिमानव ने पहली बार पशुपालन यहीं पर किया, एनिमल हस्बेंड्री। तो पहला एनिमल हस्बेंड्री, पहला पशुपालन का एविडेंस भी यहीं से आपको मिला। यदि मैं इसके संबंध की बात करूं कि किस टाइम पीरियड से संबंधित है, तो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल। याद रखिएगा, मध्य पुरापाषाण काल नहीं बोल रहा हूं, मध्य पाषाण काल बोल रहा हूं, मतलब मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, इससे ये संबंधित माना जाता है। ठीक, तो यदि आदमगढ़ पे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं सबसे संबंधित आएगा, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, क्योंकि सारे फैक्ट यहाँ कवर अप हो गए। अच्छा, दूसरी बात और याद रखना, हमारी सीरीज की खासियत ये रहेगी कि जो जरूरी चीजें हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। मतलब यदि मैं यहाँ पर 1964 मेंशन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये याद होना चाहिए, तो ये याद होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको चीजें थोड़ा सेलेक्टिव वे में भी मिलेंगी कि कौन से ईयर्स रटने हैं, कौन से सन याद करने हैं और कौन से नहीं करने, कौन से उत्खनन करता, जिन लोगों ने इसको उत्खनित किया है, खोजा है, किन किन के नाम याद करने हैं और किन किन के नहीं करने, ये भी आपको यहां पर स्पष्ट होता चलेगा। तो देखो दो साइड्स हो गई भाई साहब पाषाण काल की, ठीक है। तीसरी साइड देख लेते हैं, ये ए और बी था, है ना, बी नाम दे देता हूं इसको, ठीक है, बी। अच्छा, तीसरा जो कि आपके इसी पाषाण काल से संबंधित है, हम उसकी बात कर लेते हैं, उसका नाम है हथनोरा। क्या नाम है? हथनोरा, ठीक है, हथनोरा। साथियों ये जो हथनोरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको मिलेगा सीहोर में, ठीक है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी बुधनी क्षेत्र में, सीहोर, ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट वहां का है। दूसरी बात यह है कि इसको 1982 में खोजा गया। तीसरी बात यह है अरुण सोनकिया ने इसको खोजा, ठीक है। किसने खोजा? अरुण सोनकिया ने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, क्या इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको पता है पूरी दुनिया में मानव का जो सबसे पुराना साक्ष्य, सबसे पुराना एविडेंस जो मिला है ह्यूमन का, ह्यूमन स्केलेटन का, वो यहीं पे मिला हुआ है। यहां पर आपको पता होना चाहिए मानव की खोपड़ी मिली है, मानव की खोपड़ी प्लस हाथी का जीवाश्म, ठीक है, स्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग और हाथी का जीवाश्म मतलब एलिफेंट फॉसिल्स, ये मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर साथियों ये जो मिला हुआ है मानव की खोपड़ी और मानव ह्यूमन स्केलेटन और स्कल, ये सब इसे नर्मदा मानव कहा गया। क्या कहा गया? नर्मदा मानव, ठीक है। पूरी दुनिया में मानव का, ह्यूमन बीइंग का सबसे पुराना एविडेंस कहां मिला, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हथनोरा। क्लियर है? तो ये तो दोस्तों बात हो गई किसकी? पाषाण कालीन साइट्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसा मैंने कहा कि जो चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, मतलब ताम्र पाषाण काल की चैल्कोलिथिक साइट की, देख लेते हैं। साथियों ताम्र पाषाण साइट स्पष्ट है नाम से, यहां पर तांबा और पत्थर मतलब कॉपर और स्टोन दोनों का प्रयोग लोग करने लगे थे, ठीक है। इसमें जो पहली साइट है, इसमें जो पहली साइट है उसका नाम है कायथा। क्या नाम है? कायथा, ठीक है। यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है वो है डांग वाला। यहां जो तीसरी इंपॉर्टेंट साइट है वो है नागदा। अब ये तीनों मैंने एक साथ, और भी हैं टोटल 6-7 साइट मैं आपको बताऊंगा, पर इन तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिख दिया है, इसलिए लिख दिया दोस्तों क्योंकि ये तीनों एक ही जगह से संबंधित है। इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें कायथा की, तो कहां पर है भाई साहब? उज्जैन में है, ठीक है भाई, उज्जैन में है, ठीक है। कहां पर है? काली सिंध रिवर के पास, काली सिंध रिवर। कौन सी रिवर? काली सिंध रिवर, ठीक है भाई। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ये जो साइट है ये भी बाकड़कर ने खोजी थी, वही वाकड़कर जिन्होंने भीमबेटका खोजी, ठीक है भाई। तीसरा, ये जो साइट है दोस्तों, इस साइट में आपको पता होना चाहिए इसे बराह मिहिर की जन्मभूमि कहा जाता है। इसकी बराह मिहिर की जन्मभूमि, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ बराह मिहिर, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पर कि आपको पता है पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती इसे माना जाता है,
पहली ताम्र पाषाणकालीन बस्ती मतलब फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट। आपसे पूछा जाएगा तो कहना काय था। ठीक है, किसने खोजा? बाकड़कर ने खोजा। कहां पर है? उज्जैन में है, काली सिंध नदी के किनारे, बराहमीर का बर्थ प्लेस कहते हैं, और पहली चैल्कोलिथिक साइट मतलब पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती से माना जाता है। चलिए बात करते हैं अब डांगवाला की। डांगवाला भी कहां पर है? उज्जैन में है भैया। ठीक है, बस ये एक ताम्रपाषाणकालीन साइट है, बस जो हमारा टॉपिक चल रहा है, बस सेम। नागदा, उज्जैन, क्या है? चैल्कोलिथिक साइट, दैट्स इट, ताम्रपाषाणकालीन बस्ती। इतनी डिटेल केवल कायथा से संबंधित आपको देखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी होगा, ये तीनों उज्जैन में थे इसलिए एक साथ बता दिए। अब देखते हैं डी। साथियों, एक आप करें एरण। एरण कहां पर है ये साइट? सागर में। ठीक है, दूसरा कहां पर है? सागर में। दूसरा, ये जो साइट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पता क्या है? ये भी एक ताम्रपाषाणकालीन साइट ही है। अब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ये जाएगा कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन मतलब चैल्कोलिथिक साइट में क्या क्या शामिल है और क्या क्या नहीं है, तो ये सब चैल्कोलिथिक में आएगा, पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरा याद रखना कि एरण जो है यहाँ से कई चीजें मिली, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं बता देता हूँ, 510 का क्या है? एरण इंस्क्रिप्शन, जो कि सती प्रैक्टिस, सती प्रथा की जानकारी देता है। अब एरण में और भी बहुत कुछ था, अलग अलग राजवंश के राजाओं ने यहाँ बहुत कुछ किया, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा जब मैं डायनेस्टीज पढ़ाऊंगा। पर फिलहाल बस आपको ये याद रखना है कि एरण मतलब मध्य प्रदेश का सागर एक चैल्कोलिथिक साइट है, एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है, ताकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आए तो आपको पता होना चाहिए ये भी चैल्कोलिथिक साइट में आएगा। ठीक, इसके अलावा ई, इसमें डाल दीजिए आप खेड़ी नामा। कहां पर है? तो बस ये याद रखना, नर्मदापुरम, वही होशंगाबाद जिसका पुराना नाम होशंगाबाद है। तो ये भी नर्मदापुरम में है, और ये भी क्या है? मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, ये याद रखना, अपन क्या पढ़ रहे हैं? ताम्रपाषाणकालीन बस्ती। ये भी चैल्कोलिथिक साइट है, बस ये याद रखना। अगला, आवरा। जो अवरा है ये कहां है साथियों? ये मंदसौर में। कहां पर है? मंदसौर। ठीक है, किसने खोजा? एच बी त्रिवेदी जी ने खोजा। किसने खोजा? एच बी त्रिवेदी। ठीक है, यहां पर साथियों रोमन व्यापार, रोमन ट्रेड का एविडेंस मिला, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं, चैल्कोलिथिक साइट, ताम्रपाषाणकालीन बस्ती। ठीक, कितने? 6 हो गए। एक और कर लो, 7वां। नवदा टोली। कहां पर है? महेश्वर। ये महेश्वर कहां है? मध्य प्रदेश के खरगोन में। किस नदी के किनारे है? तो आपको पता होना चाहिए, नर्मदा नदी के किनारे। ये मैं वही पॉइंट बता रहा हूं जो आपको करने हैं, और इसका संबंध भी किसके है, किससे है? चैल्कोलिथिक साइट से। ताम्रपाषाण का। अब आप बोलेंगे कि आपने सब में तो रिवर्स के बारे में नहीं बताया, सब में तो उसकी खोजकर्ता नहीं बताया कि इसको इसने खोजा, इसको इसने खोजा। आप देखेंगे कि खोजकर्ता के नाम मैंने कुछ स्पेसिफिक में बताए, बस इसमें बताया है, ठीक है, इधर इसमें बताया है, ठीक है। आप देखेंगे नदियों के बारे में मैंने केवल कुछ खास में ही बताया है, जैसे इसमें बताया है,
ठीक है? जैसे मैंने इसमें बताया है, ठीक है, कि नर्मदा रिवर। तो जो पॉइंट जिस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है वो बताया है। इसलिए सीरीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें आपको दी जाएँगी जो आपको एज़ इट इज़ पढ़नी। तो साथियों, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के एंशिएंट साइट्स के बारे में बताया और 2 कैटेगरी में बाँट के बताया, स्टोन एज और चैल्कोलिथिक एज, मतलब पाषाण काल और ताम्र पाषाणकालीन समय। और साथियों, इनसे रिलेटेड आप यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस नोट्स का, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम आपको मिलेगा SUNEEL सुनील SHROTI, मतलब सुनील श्रोती। ठीक है, सुनील श्रुति आप सर्च करेंगे, मेरा टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। आप सीधे मुझे वहां पर ज्वाइन करें और वहां पर मैं इस लेक्चर के अपलोड होते ही ये पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, कैसा लगा सेशन? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस सेशन को, इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर कीजिएगा जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।